हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्पेशल जीके और जीएस का एक मैराथन सीरीज़, जिसमें कि आपको 40 से 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि डूबी हुई वस्तु द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला द्रव का दाब क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं उत्क्षेप बल, उत्प्लावन बल, दाब केंद्र या फिर सभी विकल्प सही है। तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु को पानी या फिर अगर किसी आप अन्य द्रव के अंदर डुबाते हो तो उसमें अपथ्रस्ट के कारण यानी कि उत्क्षेप के कारण द्रव जो है वस्तु को ऊपर की ओर उछालने की प्रवृत्ति रखती है, जिसको हम उत्प्लावकता बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव जो है वो भारत के कौन से भाग में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं असम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। तो हेमिस जो है वो एक धार्मिक उत्सव है जो कि आपके लद्दाख में बौद्ध मठ में मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 दिनों तक चलने वाला एक उत्सव होता है और ये जो है आपके तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक जो पद्मसंभव थे उनके जन्म अवसर पे मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। ऑप्शंस हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जोनास ई सॉल्क, डेमित्री मेंडलीफ या फिर जोसेफ प्रिस्टले। तो इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको अनुवांशिकी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने जो है आपके मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी पर जो है आप लोगों को डेली रात को 9 बजे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर तैयार किया जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपली जो है प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसके बाद में जो है आपको वहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर लेना है। उनके बाद में दोस्तों आपको चूज़ योर गोल्स के ऑप्शन में जाके डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों को जो है मेरा यूज़र नेम सर्च करना है, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो आप लोग जो है मेक श्योर कि फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स वगैरह मिलते रहें, और साथ ही आप लोग PDF वगैरह को भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो है क्लास को अनलॉक करने के लिए आप लोग हमारा रेफरल कोड यूज़ करोगे DPYT10, जिससे कि आप लोग जो है स्पेशल क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी से कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें अगर आप लोग ये कोड यूज़ करते हो DPYT10, तो उसमें जो है आप लोगों को दोस्तों 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इससे जुड़ी हुई सभी लिंक्स जो है वो आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं मध्य मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल। तो देखिए कि वायुमंडल का विस्तार आपको पता है कि 10,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर तक मिलता है, लेकिन इसका जो 99% भाग है वो आपके 32 किलोमीटर तक सीमित है। ठीक है, और वायुमंडल की परतों को आपको पता है कि 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें जो समताप मंडल है इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकटन के समय कितना लगता है। सन्निकटन पूछा जा रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है। ऑप्शंस हैं
तो देखिएगा इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 31 सेकंड से भी थोड़ा सा ज़्यादा सा टाइम लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार से जो है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में भी आपको पता है कि 365 दिन और 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग इनमें से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए कि मैग्नेट्रॉन वाल्व जो है वो सूक्ष्म तरंगें पैदा करने वाली एक निर्वात नलिका होती है और इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन की धारा पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की मतलब संक्रियाएं में जो है सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न की जाती है। और सूक्ष्म तरंगों का उपयोग आपको पता ही होगा कि माइक्रोवेव ओवन वगैरह में जो है किया जाता है। इसके अलावा रेडार प्रणाली में भी इसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है मैंने पहले भी अनअकैडमी के ऊपर करवाया है, तो आप लोग जो है यहाँ पर अनअकैडमी का कंटेंट भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो देखिएगा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो आपकी पीर पंजाल सुरंग है, जिसको बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई औसत आपके लगभग मतलब 7 मील है। ठीक है, और पहाड़ों को काट करके जो है इसका निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों ये आपकी एक मैराथन सीरीज चल रही है, इसीलिए जो है मैं आपको थोड़ा तेज और स्पीड में करवा रहा हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा हूँ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसे छोड़ करके सभी को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, भगवान दास, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए कि महात्मा गांधी को छोड़ करके बाकी सभी को जो है आपके भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत इनमें से कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, कनाडाई, रूसी या फिर ब्रिटिश। तो भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10। यहाँ आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियाँ और मातृत्व राहत का प्रावधान जो है वो किस बारे में है। तो देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है वो भाग 4 के अनुच्छेद लेकर मतलब 36 से लेकर 51 तक किया गया है और इसको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 11। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शंस हैं रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम या फिर फ्रेंसियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 87 होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है। सीजियम का परमाणु क्रमांक की अगर बात करें तो 55 हो जाएगा और पोटेशियम का 19 होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस जो है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो होता क्या है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस यानी कि जो कि आपके समताप मंडल में है वो अवशोषित करती है। इसीलिए जो है ओजोन को आपके जीवन रक्षक छतरी या फिर लाइफ सेविंग अम्ब्रेला भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन परत। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी परत जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो ऑप्शंस हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर या फिर लिथोस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ओणम जो कि एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कि इनमें से कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो ओणम जो है ये आपका केरल का एक प्रमुख त्यौहार है और केरल का ये जो त्यौहार है उनके प्रिय राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है लगभग आपके 10 दिनों तक चलता है, जिसमें कि एक विशेष दिन में आपके नौका दौड़ भी आयोजित की जाती है और ये त्यौहार आपके लगभग मतलब सितंबर के महीने में मनाया जाता है और केरल का जो है सबसे बड़ा त्यौहार भी माना जाता है और इस त्यौहार को जो है मतलब फसल की कटाई के बाद में मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल।
अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 15। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि क्वार्टजाइट क्या होता है। ऑप्शंस हैं रेतीली चट्टान, सिलिका चट्टान, कार्बनिक चट्टान या फिर तलछट से बनी हुई चट्टान। तो क्वार्टजाइट जो है वो चट्टान कायांतरित और आपके होती है, और ये चट्टान जो है मतलब सिलिकामय बलुआ पत्थर से जो है अपनी काया बदलने के लिए क्वार्टजाइट पत्थर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिका चट्टान। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके लिए लेड, टिन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेड, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 82 होता है और इसका रासायनिक प्रतीक Pb होता है। ठीक है, और ये जो है एक सर्वाधिक स्थायी तत्व भी होता है, क्योंकि इसमें आपके मतलब अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो होते हैं ना, मतलब इससे ज़्यादा जो परमाणु क्रमांक वाले सभी तत्व जो होंगे वो अस्थायी रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, और ये एक भारी धातु भी होती है, और ये आपके ताप और विद्युत का कुचालक भी होता है, और इसके साथ ही ये एक विषैली धातु भी होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसने केवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं चैडविक, रेदरफोर्ड, एंडरसन या फिर बेकुरल। तो हम जानते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें कि न्यूट्रॉन ऐसा कण होता है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग इक्वल होता है, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और साथ ही ये आपके न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है बेरिलियम धातु पर जो है अल्फा कणों के आघात करा करके जो है इसका उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की कौन सी परत के द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट करके आती है। तो ऑप्शंस हैं मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो वायुमंडल के आयन मंडल की ऊंचाई जो है वो 80 से लेकर के आपके 640 किलोमीटर के मध्य में है, और इसमें जो है विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, और साथ ही मतलब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ने लगता है। तो वायुमंडल की इसी परत से जो है विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल अगर ये हो जहां L लोलक की लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है, तो यहाँ इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए कि सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल लोलक किसको बोलते हैं। तो यदि एक भारहीन और लंबाई में जो है न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से जो है पदार्थ के किसी गोल लोलक को जो है लटका करके डोरी को मतलब दृढ़ आधार से अगर लटका दिया जाए, तो इस प्रकार से बने हुए जो आपका क्रम होगा इसको हम आपके सरल लोलक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें होता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2π√L/G। ये यहाँ पे 2π होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ आपको दिया गया है कि अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य इनमें से किससे छोटी होती है। ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी तरंगें, एक्स किरणें या फिर रेडियो तरंगें। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें जो होती है ये आपके अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य से छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप जो है इनमें से कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शंस हैं आयरलैंड, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर कनाडा का संविधान। तो भारत के संविधान में जो है अपने उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, और कनाडा से जो है आपके सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था भी ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा का संविधान। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास जो है वो एक अंग्रेज साहित्यकार E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ दिया गया है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग आपके AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती विभव को बदलने के लिए आपके ट्रांसफॉर्मर को यूज में लिया जाता है।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। तो आपने नाम सुना होगा आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक का। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है किसी वस्तु का भार जो है पानी के अंदर कम होता है और पानी की सतह से ऊपर अधिक होता है। जब कोई ठोस वस्तु जो है अगर द्रव में डुबाई जाएगी तो उसके भार में हमें कुछ कमी सी महसूस होती है, और भार में ये कमी जो होती है वो आभासी कमी द्रव के द्वारा जो है वस्तु की ओर ऊपर पर लगाए गए बल के कारण होती है, ठीक है, जिसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह पर ऊपर आने पर जो है वो कुछ भारी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी के ऊपर लाया जाता है तो इनमें से कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी वस्तु को चांद की सतह से आपके पृथ्वी तल पर लाया जाएगा तो उसके भार में जो है कुछ वृद्धि हो जाती है, परंतु उसके द्रव्यमान में जो है कोई भी वृद्धि नहीं होती है। भार में ये गुरुत्वीय मतलब भार जो होता है वो सदैव गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर ही निर्भर करता है। तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 6वां भाग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर होता है mg, ठीक है। तो चंद्रमा पर mg हो जाएगा आपका भार, यानी कि हो जाएगा mg/6। तो राइट आंसर होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वो समान रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के कौन से संचरण के माध्यम में आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऑप्शंस हैं विकिरण, संवहन, चालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का संचरण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण में जो है आपके माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शंस हैं शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना या फिर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो हम अपनी लाइफ में जो है कई प्रकार की जो है केशिकत्व की क्रियाएं देखते हैं, जैसे कि केरोसिन दीप में धागों के बीच में बनी केश नली से तेल का ऊपर चढ़ना, इसके साथ ही जो है आपके शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। तो ये सब जो है केशिकत्व का कारण होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि पौधों की जड़ों से जो है जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इसमें केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि इसके अलावा प्रस्वेदन और संसंजन भी जो है इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैर जाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे भी पहले करवा चुका हूँ मैं। तो देखिए कि लोहे की सुई जो है वो पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण तैरती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव का एक ऐसा गुण होता है जो कि बाहरी बल का प्रतिरोध करता है, और इस प्रकार पानी का ऊपरी सतह जो है अपने से अधिक घनत्व वाले पदार्थ का प्रतिरोध करता है, और ये नियम जो है लोहे की सुई के ऊपर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर संगत होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि जो है एक विशिष्ट प्रकार की आपके अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसका प्राय वायु से जो है होकर के संचरण होता है, ठीक है। और ध्वनि तरंगें जो है वो आपके ठोस, तरल और द्रव से होकर के जो है मतलब संचरित हो सकती है, और इनकी तीव्रता भी जो है बहुत कम होती है, और इनकी मापक इकाई को जो है हम डेसिबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ पूछी जा रही है कि 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का स्तर, तो ये आपके यंत्र कारखाने के शोर से होता है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 डेसिबल का शोर। जिस प्रकार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कितने से अधिक की स्तर में जो है आपके ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, ठीक है। और 90 डेसिबल के शोर से बर्दाश्त करने की सीमा भी जो है आपके बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप 90 डेसिबल तक के शोर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। ये कथन जो है निम्नलिखित में से किसके ऊपर आधारित है। ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, स्टीफन का विकिरण का नियम, प्रीवोस्ट का सिद्धांत या फिर किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो देखिए कि ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। तो ये नियम जो है आपके किरचॉफ के नियम के ऊपर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, और यहाँ आपको दिया गया है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है।
तो ऑप्शंस दिए गए हैं ठोस और द्रव में, ठोस और निर्वात में, गैस और द्रव में, या फिर निर्वात और गैस में। तो ऊष्मा के संचरण की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो ठोसों तथा पारे में जो है ऊष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा होता है, और गैसों और द्रवों में जो है ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है, जबकि विकिरण में ऊष्मा का संचरण किसी भी माध्यम की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैस और लिक्विड में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, C/5 = F-32/9। इसमें जो है हम दोनों ओर C लिख करके इसको इक्वेशन को बैलेंस करके जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। ऑप्शंस हैं कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन या फिर पराध्वनिक तरंगें। तो इनमें से अगर बात की जाए तो प्रकाश का वेग जो है ये आपके अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल जो है आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, और प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती है, जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो है वो तारों के टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शंस हैं स्टारलाइट का प्रतिबिंब, स्टारलाइट का अपवर्तन, स्टारलाइट का फैलाव या फिर टिंडल प्रभाव। तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जो है आपको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब आप देखते हो ना, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक जो है एक तारे का प्रकाश जो है निरंतर अपवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ऐसा होता है आपके स्टारलाइट के अपवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसके पीछे रीज़न यह है कि आपके लाल रंग का विचलन यानी कि प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य के लाल रंग का होने का कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए कि जब सूर्य उगता है या फिर डूबता है तो उसके प्रकाश को हम तक जो है पहुंचने में वायुमंडल के धूलकण आदि होकर से जो है वो आपके काफ़ी दूरी उसको तय करनी पड़ती है, जिससे कि उनका मतलब इस कणों से जो है प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः हम तक जो है पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग का आधिक्य ज़्यादा रहता है, जिसके कारण उगते हुए और डूबते हुए सूर्य जो है हमें लाल दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रैचिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वो दर्पण कौन सा होता है। नतोदर दर्पण, उन्नोत्तर दर्पण, सादा दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। तो देखिए खोज बत्ती में जो है आपके नतोदर दर्पण उत्पन्न यूज में लिया जाता है। और नतोदर दर्पण क्या होता है, तो देखिए कि जो गोलीय दर्पण आपके जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ रहता है उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शंस हैं डायोप्टर में, इयोन में, ल्यूमेन में या फिर कैंडेला में। ठीक है, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो है उसकी क्षमता कहलाती है, और लेंस की क्षमता को जो है हम डायोप्टर में मापते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को जो है हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। ठीक है, और अगर आपको डीसी से एसी पूछ ले यानी कि दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, तो उसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर। तो दोस्तों आज मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करवाए, जो कि आपके अनअकैडमी स्पेशल सीरीज का एक पार्ट है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और साथ ही जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो अगर मैराथन सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि येन जो है
है वो कहाँ की मुद्रा है। आपके लिए ऑप्शंस हैं मालदीव, जापान, बाली या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।